बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टाइप की टाइटेशंस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन या जिनको हम रिडॉक्स टाइटेशन भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। मीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके साथ टाइटेशन है या रिड्यूसिंग एजेंट की टाइटेशंस हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली ये दोनों रिएक्शंस कंप्लीट हो रहे होते हैं। ठीक है। Titration in which titrations which incorporate the process of oxidation and reduction are known as redox titration. Here we are concerning with the titration of reducing agent with oxidizing agent कि reducing agent की titration oxidizing agent के साथ है, such as हमारे पास कौन कौन से oxidizing agent हो सकते हैं। पोटाशियम परमैंगनेट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट, सीरियम 4 सल्फेट है, आयोडीन हो सकती है, पोटाशियम आयोडाइड हो सकता है, पोटाशियम ब्रोमेट, एंड विद द टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास आर्सेनिक ऑक्साइड है और सोडियम थायोसल्फेट है। कि हमारे पास ये नहीं है कि हाँ हमारे पास जस्ट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है और रिडक्शन नहीं हो रही है, रिडक्शन नहीं हो रही तो ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है। तो ये दोनों कम्प्लीमेंट्री रिएक्शन है, यानी एक ही टाइम पे एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन लूज करी होती है तो दूसरी स्पीशी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करी होती है। The reagent that loses electron is called reducing agent and the one that gains electron is called oxidizing agent. ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन आपको पता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी हुई है। ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। थोड़े बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। ठीक है। The reducing agent becomes deoxidized with an increase in oxidation number कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है अब उसने दूसरों की रिडक्शन करनी है, खुद क्या होना है उसका, खुद उसकी ऑक्सीडेशन होनी है। ठीक है। तो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडेशन कैसे होती है, जब भी लो ऑक्सीडेशन स्टेट से हम हायर ऑक्सीडेशन नंबर पे जाते हैं। ठीक है। यानी 0 से +1 +2 पे जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहे हैं। लेकिन इसके उल्ट क्या होगा, वाइल द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकम रिड्यूस्ड विद द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, जैसे +7 से +3 में आ रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन हो रही होती है। Moreover, in some cases, it is necessary to ensure that the substance to be titrated is in a suitable lower oxidation state. It may be necessary to reduce दिस टेस्ट सोल्यूशन बिफोर टाइट्रेशन कैरिड आउट। समटाइम ये भी होता है कि हमारे पास जो स्पीशी है कि सोल्यूशन में वो हायर स्टेट्स में है, लेकिन उसको रिएक्शन करने के लिए उसे लो स्टेट में आना पड़ेगा। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे पहले उसको हम लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी लेके आते हैं ताकि वो जो है प्रॉपरली हमारे पास रिएक्शन शो कर सके। ठीक है। उसके लिए भी हम डिफरेंट कंपाउंड ऐड करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग पोटाशियम परमैंगनेट। Potassium permanganate KMnO4 is one of the useful and versatile oxidant यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है। इट्स सोल्यूशन इज फेयरली स्टेबल होता है। ठीक है। स्टेबल सोल्यूशन है। इट रेडी अवेलेबल एट मॉडरेट कॉस्ट एंड एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर इन मोस्ट टाइट्रेशन। सेल्फ इंडिकेटर जिसे ऑटो इंडिकेटर आप सिंपली कह दें या सेल्फ इंडिकेटर ही ठीक है, कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ हो रहा है, टाइट्रेंट के तौर पे भी यूज़ हो रहा है, और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होता है तो ये हमारे पास कलर शो भी करता है। तो इसलिए हमें कोई और इंडिकेटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्फ इंडिकेटर आ जाता है। टाइट्रेशन आर कैरिड आउट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड मोस्टली हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या होगा, एसिडिक मीडियम के अंदर विद द कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट आयन टू मैग्नीशियस आयन। ठीक है। परमैंगनेट आयन से मैग्नीशियस आयन में कन्वर्ट होता है। इसके अंदर जो मेन उसका रिएक्शन है अमंग द 3 मिनरल एसिड, हमारे पास जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। सिर्फ और सिर्फ जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, वो इसके साथ ज़्यादा रिएक्शन जो है वो सूटेबल रिएक्शन शो करता है। ठीक है। ओनली सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर सूटेबल फॉर दीज because it does not act on permanganate ion in dilute solution के dilute solution में ये permanganate ion को के ऊपर react नहीं कर रहा, लेकिन जो क्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिफिकल्टीज बिकॉज इट्स रिडक्शन एक्शन। ठीक है। कि क्यों डिफिकल्टी शो करता है कि इसका रिडक्शन एक्शन हो सकता है,
which consume permanganate in excess that use in the oxidation of substance that is being titrated। कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो परमैंगनेट आयन है उनके साथ ही रिएक्शन शो कर देता है, ठीक है, उसको रिडक्शन में, ठीक है। तो जो रिएक्शन होना चाहिए था वो तो नहीं होता फिर। इसी तरह नाइट्रिक एसिड कैन नॉट बी यूज बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ, ये खुद ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो मेन रिएक्शन जो है फिजिबल हमारे लिए क्या है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये रिएक्शन शुरू करें, ठीक है। इंडिकेटर, अब यहाँ पे इंडिकेटर हमने कहा कि KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट सेल्फ इंडिकेटर के तौर पे यूज हो रहा था। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद द रिड्यूसिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू द की इक्वेशन हमारे पास क्या है, KMnO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये कन्वर्ट किस में होता कि पोटाशियम सल्फेट बन जाएगा, मैग्नीशियस सल्फेट बन जाएगा, वाटर एंड नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट यानी जो भी सब्सटेंस जिसके साथ हम रिएक्ट करें उसके साथ ये उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है, यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है। एज द टाइट्रेशन प्रोसीड पोटेशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट अकोमुलेट होना शुरू कर देते हैं, बट एट द डाइल्यूशन यूज गिव कलरलेस सॉल्यूशन बिकॉज के ये जो है कलरलेस सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये अगर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं ये नीचे बैठ सकते हैं, लेकिन अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गए तो ये कलरलेस लिक्विड में ही रहेंगे, ठीक है। एज सून एज द ऑक्सीडेशन इज कंप्लीट पोटाशियम परमैंगनेट इज इन एक्सेस, कि जब ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाए कि जितना हमारे पास रिएक्टेंट हैं दोनों आपस में रिएक्ट कर लिए, अब हमारे पास एक्सेस में आ गया पोटाशियम परमैंगनेट, दिस सॉल्यूशन बिकम पिंक। तो सॉल्यूशन का इंडिकेटर पॉइंट्स क्या आ जाएगा कि वो पिंक कलर हो जाएगा। इन अदर वर्ड पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट एज इट्स ऑन इंडिकेटर नोन एज सेल्फ इंडिकेटर्स, ठीक है। Thus in potassium permanganate titration the use of external indicator is unnecessary, कि हम जो है एक्सटर्नल इंडिकेटर नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी देख लेते हैं हम। A solution of potassium permanganate once properly prepared is quite stable as long as completely protect from डस्ट से बचा दें, रिड्यूसिंग एजेंट से और डायरेक्ट सनलाइट वगैरह से बचा दें तो ये हमारे पास स्टेबल होगा। लेकिन अगर प्रिकॉशंस ना ली जाए, इसकी केयर नहीं की जाए तो ये जो है डीकम्पोज हो सकता है, वीकर हो सकता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है, उसकी डीकम्पोजिशन कर सकती है। This solution thus must be standardized close to the time when the use, ठीक है। अगर हमने लॉन्ग टर्म पहले बना के रखा हुआ है तो हम क्या करते हैं कि जब हमने इसको यूज़ करना है तो इसकी स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं। वो मैंने पीछे आपको लोगों को बताया था कि किसी भी दूसरे स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ इसकी टाइट्रेशन करके इसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। परमैंगनेट शुड नेवर कम इन कॉन्टैक्ट विद द ऑर्गेनिक मैटर सच एज प्लास्टिक, रबर एंड पेपर, इनके साथ जो है कॉन्टैक्ट नहीं करता। वाई इज KMnO4 नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये क्यों नहीं है, ठीक है। रीजन इट इज़ नॉट ऑब्टेन इन प्योर स्टेट, की प्योर स्टेट में नहीं आता। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड की कंडीशंस हैं वो आपको आनी चाहिए, आप उससे देख के आप कह सकते हो कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है या नहीं है, ठीक है। कि ये प्योर स्टेट में नहीं है, इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो लॉन्ग टर्म पे, ठीक है। Hence, it is required for the KMnO solution to be standardized with the solution of primary standard, such as oxalic acid, sodium oxalate वगैरह के साथ जो है हम इसको पहले स्टैंडर्डाइज करते हैं और फिर यूज़ करते हैं। ये इसका सोल्यूशन प्रिपरेशन के लिए दिया हुआ है कि KMnO4 का सोल्यूशन कैसे बनाना है, ठीक है। आपको मोस्टली इसका सोल्यूशन जो है वो बना हुआ दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि जो एक्सपेरिमेंट किस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। ये 3 तरह से स्टेटमेंट दिए, आपको किसी भी तरह से स्टेटमेंट आ जाएगी, लेकिन आपने काम जो है वो एक ही करना होगा, ठीक है। और अब ये 2-3 एक्सपेरिमेंट एक ही जैसे होंगे, जस्ट उनकी थोड़ी सी चेंजेस होंगी, तो उनमें से कोई एक एक्सपेरिमेंट जो है वो हम कर सकते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या, डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ फेरस सल्फेट सोल्यूशन इन KMnO4 सोल्यूशन, ठीक है। आपको KMnO4 आ गया तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो टाइट्रेशंस हैं वो हैं, ठीक है, यानी रिडॉक्स टाइट्रेशन वाला है और KMnO4 के साथ इसकी टाइट्रेशन हो रही है, ठीक है।
यहाँ आपको लिखा जा सकता है, एक्सपेरिमेंट दिया जा सकता है, डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन फेरस सल्फेट सोल्यूशन यू आर प्रोवाइडेड विद 0.02 मोलर KMnO4, यानी कि आपको यहाँ पे उसकी मोलैरिटी भी बता दी जाए, ठीक है। गिवन सोल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ इम्प्योर सॉल्वेंट सैंपल ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। ये जो फेरस अमोनियम सल्फेट होता है इसको मोहर सॉल्ट कहते हैं, या सिंपल हम आपको फेरस सल्फेट दे सकते हैं। कोई भी हमने आयरन का कोई कंपाउंड आपको दे देना, ठीक है, जो कि 1 लीटर के अंदर हमने 30 ग्राम ऐड किए हुए हैं, ठीक है। डिटरमिन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द सैंपल। इसका प्रिंसिपल सबसे पहले आपने देखना है, उसके बाद इक्वेशन देखनी है, यानी अगर आपको लिखने के लिए आ जाता है तो इक्वेशन आनी चाहिए आपको, उसका प्रिंसिपल आना चाहिए, और फिर उसका प्रोसीजर, थ्योरी और प्रोसीजर, ठीक है। Ferrous sulfate or ferrous ammonium sulfate is a reducing agent which can be titrated against a standard solution of potassium permanganate in the presence of dilute sulfuric acid। ठीक हो गया, ये बात हमने पीछे देख ली। The ferrous sulfate is oxidized to, यानी Fe+2 है तो ये Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी 0 से 2 से +3 में, ठीक है। और अमोनियम सल्फेट रिमेन्स अनअफेक्टेड। अब हमारे पास क्या है, KMnO4 2 मोल हैं और फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड यानी 7 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ लगे हुए हैं, 10 मोल है। 8 मोल हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, ये बनाएगा क्या, पोटाशियम सल्फेट, मैग्नीशियस सल्फेट, आयरन सल्फेट एंड वाटर, ठीक है। आपको ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आनी चाहिए, ये आगे यूटिलाइज भी होती है कि कितने मोल हैं, ठीक है। मटेरियल हमें क्या रिक्वायर्ड था, हमारे पास KMnO4 सोल्यूशन होना चाहिए, वो उसकी मोलैरिटी आपको बता दी गई है कि ये 0.02 मोलर जो है KMnO4 सोल्यूशन है। इसकी प्रिपरेशन पीछे दी हुई है, आप लोग को बना के दिया जाएगा, ठीक है। फेरस सल्फेट सोल्यूशन क्या है, उन्होंने हमें बता दिया कि 30 ग्राम हमने इम्प्योर सॉल्वेंट लेना है, सैंपल लेना है और उसको 1 लीटर में डिजोल्व कर लेना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, कैसे लेना है कि अगर हम 1 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो उसके अंदर 8 ml हमने वाटर ऐड कर देना, ठीक है। तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा हमारे पास। प्रोसीजर में हमने सबसे क्या करना है, ब्यूरेट को वॉश करना है, रिंस करना है और फिर उसके अंदर KMnO4 सोल्यूशन ऐड कर देना, ठीक है। पिपेट आउट हमने 10 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 10 ml हमने फेरस आयन का सोल्यूशन ले लेना कोनिकल फ्लास्क में, या जिसे हम टाइट्रेशन फ्लास्क कहते हैं। हाफ टेस्ट ट्यूब हमने क्या ऐड कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में की वजह से ये रिएक्शन जो है ना वो प्रोसीड आउट होगा उसकी प्रेजेंस में। इनिशियल रेटिंग लेंगे ब्यूरेट की, उसको KMnO4 को जो है टाइट्रेट करते जाएंगे टिल हमारे पास क्या है, पिंक कलर ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। हमने एक्सटर्नली कोई इंडिकेटर नहीं ऐड किया, KMnO4 खुद ही इंडिकेटर के तौर पर ऐड कर रहा है। अब हमें देखना है, नोट द वॉल्यूम ऑफ KMnO यूज्ड 3 टाइम्स, हम रीडिंग्स को जो है रिपीट करेंगे। अब हमने ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस करनी है, जो कि आप ब्लैंक पेज के ऊपर कर रहे हैं। मोलैरिटी ऑफ KMnO4 आपको पता है 0.02, वॉल्यूम ऑफ फेरस सल्फेट टेकन हमने जो टाइट्रेशन फ्लास्क में लिया था 10 ml, ठीक है। इंडिकेटर यूज KMnO4 इटसेल्फ है। और हमारे पास क्या है कि सपोज हमारे पास ये वैल्यू जो है वो 10 आई है, लेट 10 सेंटीमीटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 0.02 मोलर KMnO4 यूज्ड अगेंस्ट द सैंपल सोल्यूशन, ठीक है। तो वही हम M1V1 ओवर N1 वाला फार्मूला यूज कर लेंगे कि एक साइड पे हमने फेरस सल्फेट रख लिया, दूसरी साइड पे हमने KMnO4 रख लिया, तो M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2, ठीक है। अब हमारे पास क्या, हमने फेरस सल्फेट की मोलैरिटी निकालनी थी, वॉल्यूम हमें पता 10 है और इसको भी हम 10 कर लें, ओके। हम लोग कैलकुलेशंस देख रहे थे, वही M1V1 वाला फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से मोलैरिटी निकाल लेंगे सल्फेट, आयरन सल्फेट की, ठीक है। फर्स्ट करें ये 0.1 निकलती है, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड, ठीक है। तो हमें मॉलिक्यूलर वेट मालूम होता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का, तो ये 278 ग्राम पर मोल है। हमने इसकी अमाउंट निकालनी है पर DM क्यूब, ठीक है। तो क्या होता है, फार्मूला वेट मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी, यानी मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी होता है। तो हम उसकी मोलैरिटी जो निकाली है वो मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतने ग्राम आ गया। अब ये इतने ग्राम जो है वो 30 ग्राम में, ठीक है, हमने डाला कितने थे 30 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में प्योर में वो कितने हैं 27 ग्राम है, ठीक है।
अगर 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर हो तो उसमें ये कितने होंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 30, यानी हम परसेंटेज में निकालना चाह रहे हैं। तो ये कितने 92 ग्राम है, ठीक है। यानी इसकी परसेंटेज प्योरिटी ऑफ गिवन सैंपल ऑफ आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड इज 92.66%, यानी हमने इसकी परसेंटेज प्योरिटी ने भी निकाल ली। आपको क्वेश्चन क्या दिया था, अमाउंट ऑफ आयरन सल्फेट पर डीएम क्यूब निकालें, अमाउंट निकालें, और अगर आपको परसेंटेज प्योरिटी दी जाती है तो आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 30 से डिवाइड करके भी परसेंटेज आंसर देना, ठीक है। ये तो था एक एक्सपेरिमेंट। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि आयरन सल्फेट के साथ ये कितने वाटर मालिक्यूल लगे हुए हैं, ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि हम वो जो वाटर मालिक्यूल लगे होते हैं उनको भी जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी निकाल सकते हैं कि कितने वाटर मॉलिक्यूल लगे होते हैं। तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या हो सकती है हमारे पास, द गिवन सॉल्यूशन कंटेन 27.8 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट एक्स वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व पर डीएम क्यूब, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स, कि हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। यू आर प्रोवाइडेड विद 0.02 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो सकती है कि हमने आयरन सल्फेट लिया हुआ है, ठीक है, या फिर हम आयरन सल्फेट अमोनियम सल्फेट यानी मोहर साल्ट आपको दे दिया जाए, तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल की अमाउंट निकालना है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स। वही प्रिंसिपल कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और ये इक्वेशंस आपको आनी चाहिए। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या था हमारे पास, KMnO4 फेरस सल्फेट सॉल्यूशंस है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। वही प्रोसीजर हमने करना है कि KMnO4 को ब्यूरेट में लेना है और कोनिकल फ्लास्क में आयरन का साठ लेना है, ठीक है, और रीडिंग निकालनी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस है। मोलैरिटी हमारे पास क्या है, 0.02 मोलर है। वॉल्यूम कितना आया हम वॉल्यूम कितना लिया हमने, 10। इंडिकेटर यूज हमारे पास क्या है कि हमारे पास KMnO4 इटसेल्फ है। तो वही काम हम क्या करेंगे, M1V1 से मोलैरिटी निकाली, मोलैरिटी से हमने फार्मूला वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो अमाउंट निकाली, ठीक है। अब फार्मूला वेट देखें कि इसमें हमें नहीं पता वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, तो इसको x लिखा, ठीक है। एक वाटर के हमारे पास 18 आते हैं, ठीक है, 18 आता है, तो उसके साथ x जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, बाकी सारी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे कि 27.8 था तो इसको डिवाइड कर दें 0.1 के साथ, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो ये 278 आ जाएगा, ठीक है। और ये दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, 152 प्लस 18x है, तो हमारे पास क्या है, हमने 18x निकाला है, तो ये 152 उसके अंदर से माइनस हो जाएगा, तो x की अमाउंट हमारे पास 7 निकल आएगी। यानी वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है ना x हमारे पास जो है उसकी वैल्यू है वाटर मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, हमारे पास इसका रिजल्ट है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द गिवन सैंपल ऑफ फेरस सल्फेट इज इक्वल टू 7। The number of water molecule in the given sample of ferrous sulfate is equal to 7 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह का एक और एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ फेरस एंड फेरिक आयन इन द सॉल्यूशंस वॉल्यूमेट्रिकली यू आर प्रोवाइडेड विद 0.02 मोलर हमारे पास KMnO4। सेम उसी तरह का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। लेकिन आपको ये दो दिए जा रहे हैं कि इन दोनों में से कोई एक एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको परफॉर्म करना होगा, ठीक है। आप लैब में आप उसको परफॉर्म करोगे। इसी तरह हमारे पास क्या है, टाइट्रेशंस इन्वॉल्विंग द पोटाशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। हमने KMnO4 किया था, अब हम पोटाशियम डाइक्रोमेट वाले कर लेंगे, ठीक है। पोटाशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला आप लोगों को पता है कि पोटाशियम K2Cr2O7, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट नहीं है जितना हमारे पास KMnO4 था, यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी निस्बत, ठीक है। हम इसकी टाइट्रेशन देख लेते हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट बट हैज़ मैनी यूजफुल एप्लीकेशन एंड सर्टेन एडवांटेजेस ओवर अदर ऑक्सीडेंट लाइक पोटाशियम परमैंगनेट सेरिक सल्फेट। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करें। कौन कौन से एडवांटेजेस हो सकते हैं,
Potassium dichromate can be obtained in very high purity and therefore serve as excellent primary standard. कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पर यूज हो सकता है कि MnO4 हमारे पास क्या था, प्राइमरी स्टैंडर्ड हम नहीं कर रहे थे. Its solution is stable indefinitely if it is properly protected from the evaporation. Its solution is stable toward light and little affected by dust, organic matter or other जो material हैं उनसे less affected है. It can be used as oxidizing agent in the presence of HCl chloride. ठीक है, यानी कि वो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर, its solution does not oxidize chloride at the room temperature. ठीक है, लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं. देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट ओवर पोटेशियम परमैंगनेट. Since dichromate is reduced to a highly colored chromic ions, it is impossible to serve the end point of the titration we use visually without an indicator. कि ये इसका एंड पॉइंट जो है ना बड़ा इंटेंस हाईली क्रोमिक कलर होता है, यानी कि कोई भी डार्क कलर होगा तो इंडिकेटर के बगैर जो है हम इसको जो है ना वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. The oxidant has limited applications and its titration are comparatively tedious. ठीक है, कि ये हमारे पास थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो है KMnO4 वाली टाइट्रेशन थी कि उसमें तो इंडिकेटर की यूज़ ही नहीं करने की पड़ती थी. ठीक है, यहाँ पे हम दो तरह के इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं. एक होते हैं इंटरनल इंडिकेटर, एक होते हैं एक्सटर्नल. ठीक है, इंटरनल इंडिकेटर्स तो आप लोगों ने देख लिया कि जैसे ही आप रिएक्शन प्रोसीड करें तो उसके साथ ही हम इंडिकेटर ऐड कर देते हैं. लेकिन एक्सटर्नल इंडिकेटर वो होते हैं कि जब थोड़ी थोड़ी अमाउंट निकाल के हम एक्सटर्नली इंडिकेटर के साथ जो है ना रिएक्शन मिक्सचर को का ड्रॉप लगाएं तो वहाँ पे अगर कलर चेंज होता है तो वो फिर हमें पता चलेगा अभी रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ. ठीक है, तो इस तरह हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है. तो इंडिकेटर्स यहाँ पे दो तरह के हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. Potassium dichromate is of particular importance for the estimation of ferrous ion in the presence of HCl or sulfuric acid. The endpoint is detected either by means of potassium ferricyanate as an external indicator or by means of diphenylamine employed as internal indicator. यानी ये दो इंडिकेटर दिए हैं, एक एक्सटर्नल के तौर पर यूज़ हो सकता है, एक हमारे पास इंटरनल के तौर पे यूज़ होता है. इंडिकेटर आपको सोल्यूशन बने बनाए दिए जाएंगे, बने बनाए दिए जाएंगे. ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इंडिकेटर हो सकता है, यहाँ पे डाइफिनाइल अमीन भी हो सकता है हमारे पास. इसमें जो है हमारे पास फास्फोरिक एसिड हम देख लेंगे कि कहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है. ठीक है, कुछ इंटरनल इंडिकेटर के क्या फ़ायदे क्या हो सकते हैं कि यहाँ पे when potassium ferricyanate is used an external indicator, there occur a loss of ferrous ion because of during the reaction some solution is taken out of these flask to the test with the indicator. अब नुकसान क्या है कि एक्सटर्नल इंडिकेटर का, ठीक है, कि जब हम बाहरी सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है सॉल्यूशन के अंदर से आयरन तो कम होता जा रहा है. ठीक है, तो हमें हमारी रीडिंग्स के अंदर जो है वो चेंज आ सकता है. और लेकिन इंटरनल इंडिकेटर के लिए कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि उसी के अंदर ही हमने डाला हुआ है. देयर इज़ नो लॉस व्हेन डाइफिनाइल अमीन इज़ यूज एज इंडिकेटर. ठीक है, titration involving potassium ferricyanide as an indicator are tedious to use and very little use to made of this indicator in the presence of application of dichromate. तो मोस्टली अब हम इसको यूज़ नहीं करते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर वाला. वन ऑन दी अदर हैंड titration involving diphenyl अमीन आर ईजी टू यूज़, कि ये ईजी टू यूज़ है, हम मोस्टली इसी को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाया जाता है आप इसको एक दफ़ा पढ़ सकते हैं, और लेकिन आपको ये बना बनाया दिया जाएगा. अब इसके एक्सपेरिमेंट कैसे हो सकते हैं, डिटरमिन द स्ट्रेंथ या परसेंटेज प्योरिटी, जैसे पिछले वाले एक्सपेरिमेंट थे सेम ऐसी वही एक्सपेरिमेंट है, जस्ट हम KMnO4 की बजाय पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ करें. डिटरमिन द स्ट्रेंथ एंड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ फेरस सल्फेट in given solution containing 30 gram per dm cube of the sample you are provided with 0.01 molar potassium dichromate. यहाँ अमाउंट निकाल लें. ठीक है, इसकी ठीक है,
या आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, प्रोसीजर वही है, आप उसकी थ्योरी लिखें, प्रिंसिपल लिखें और उसकी इक्वेशन लिखें कि फेरस सल्फेट और फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन आर कैन डायरेक्टली बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसिंग है, मैं आपको कॉपी से जो है बता देती हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट sulfuric acid using both internal and external indicator, कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो दोनों इंडिकेटर हैं वो दोनों यूज़ करके हम कर सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेज फेरस आइंस टू फेरिक आइंस। ठीक है, Fe+2 से ये +3 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे मिसिंग है, आप लोग जो कॉपी लोगे उसके ऊपर आपको ये पता चल जाएगा कि ये पूरे पेज के ऊपर लाइन जो है यहाँ मिसिंग है। ठीक है, Fe2 से ये Fe3 में कन्वर्ट हो रहा है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट आयरन सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड गोज टू पोटेशियम सल्फेट आयरन सल्फेट। ठीक है, ये 3 वाला क्रोमियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ इसके अंदर सिंपल इक्वेशन क्या हो सकती है कि 1 मोल ऑफ क्रोमेट आइंस है, 14 H पॉजिटिव आयन है, 6 जो है आयरन+2 है, तो ये कन्वर्ट हो रहे हैं क्रोमियम+3 में। ठीक है, आयरन+3 में और वाटर मॉलिक्यूल देखिए आयरन+2 से +3 में जा रहा है। ठीक है, और इंडिकेटर हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करें, इंटरनल इंडिकेटर, तो वो हमारे पास क्या होगा, डाइफिनाइल अमीन हो जाएगा। ठीक है, एंड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, एट द एंड पॉइंट ऑल द फेरस आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक आयंस बाय डाइक्रोमेट आयन एज सून एज अ स्लाइट एक्सेस ऑफ। अब जितने भी आयरन थे वो कन्वर्ट हो गए हैं, तो अब ज़्यादा अमाउंट हमारे पास क्या है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की आ जाएगी ना। ठीक है, जैसी ज़्यादा आएगी इट विल ब्रिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइफिनाइल अमीन। ठीक है, अब वो इंडिकेटर के साथ एक्शन करिए एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर कम्प्लेक्स, कि यहाँ पे ब्लू कलर कम्प्लेक्स बन जाएगा जो कि इंडिकेट कर देगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, जितने भी फेरस साइन थे वो ख़त्म हो गए। दिस कैन इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। On the other hand, if external indicator used, no bluish or green color will be produced on the white tile due to the formation of chromium sulfate when the titration is complete। कि अगर हम ब्लू वो करें, एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज़ करें तो कलर नहीं आएगा, ब्लू और ग्रीन कलर ना आए। ठीक है, पहले आ रहा होगा, आस्ता आस्ता वो कलर ख़त्म होगा तो हमें पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। मटेरियल रिक्वायर्ड इसके अंदर क्या आ सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट 0.01 मोलर सोल्यूशन है। सैम्पल सोल्यूशन के अंदर हमने 30 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट या फेरस अमोनियम सल्फेट ऐड किया हुआ है। ठीक है, पर लीटर सोल्यूशन बनाया हुआ है। इंडिकेटर हमारे पास क्या था कि डाइफिनाइल अमीन था और डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है कि 1 ml के अंदर हमने 8 ml वाटर ऐड किया हुआ है। इंटरनल इंडिकेटर्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ब्यूरेट के अंदर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड करेंगे और 20 ml हमने टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर जो है आयरन का साल्ट ऐड किया। ठीक है, उसके अंदर हाफ टेस्ट ट्यूब जो है हमारे पास क्या हो सकती है कि हम ऐड कर दें, या एक टेस्ट ट्यूब जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड कर दें और 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं हम ऐड करें डाइफिनाइल अमीन की, और उसमें 2 से 3 ड्रॉप ऑफ फास्फोरिक एसिड ऐड करें, कि जितना हम ऐड कर रहे हैं इंडिकेटर उतना ही हमने फास्फोरिक एसिड ऐड करना है। ठीक है, हम इसकी टाइट्रेशन करेंगे उस टाइम तक जब तक इसका कलर जो है वो जो है चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, कलर ब्लूइश वायलेट कलर एंड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, एंड पॉइंट नोट कर लेंगे। इसी तरह अगर हमने एक्सटर्नल के साथ करनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रिपेट आउट करना हमने 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ फेरस एंड सल्फेट सोल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, टाइट्रेट करेंगे उसके अगेंस्ट। ठीक है, अब जब उस टाइट्रेशन के दौरान थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम क्या करेंगे कि 1 या 2 ड्रॉप निकालेंगे सोल्यूशन के। ठीक है, ग्लास रॉड के साथ निकालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे विद द ड्रॉप ऑफ पोटेशियम फेरिसाइनाइड ऑन अ वाइट टाइल।
ठीक है। अब क्या है कि कलर में चेंज देखेंगे। अब ब्लू और ग्रीन कलर शो द प्रेजेंस ऑफ फेरस आयन इन द सॉल्यूशन। कि अगर ब्लू कलर या ग्रीन कलर आ रहा है तो उसका मतलब है इसके अंदर अभी फेरस आयन मौजूद है। लेकिन अगर ये कलर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा और एक पॉइंट आएगा जब ये ख़त्म हो जाएगा कलर, तो वो हमारे पास एंड पॉइंट होगा। Continue the addition of potassium dichromate solution until the drop of solution give no color with the potassium ferricyanate indicator. This shows the end point कि ये end point आएगा external indicator के साथ। 3 रीडिंग्स आएंगे, ठीक है। उसका मीन लेके हम वैल्यूज निकाल लेंगे। वही अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस करनी है। आयरन सल्फेट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, M1V1 over N1 is equal to M2V2 over N2। फेरस सल्फेट की हमने मोलैरिटी निकालनी है। हमने 20 ml लिया था और 6 मोल इसके यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी साइड पे हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट की मोलैरिटी है 0.01, उसका फर्स्ट करें 20 ml यूज़ हो रहा है, ठीक है। और उसकी 1 उसका आएगा क्रोमेट आयन, ठीक है। तो इसकी मोलैरिटी निकल आएगी 0.06। हमें मोलैरिटी निकल आई, हम मॉलिक्यूलर वेट हमें मालूम होता है, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर क्वेश्चन में आपको अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट पर डीएम क्यूब निकाला है तो इसका आंसर आएगा 9.12 ग्राम। अगर हमने परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है तो 30 ग्राम ऑफ आयरन सल्फेट है, उसके अंदर ये प्योर कितना है 9 ग्राम, ठीक है, 9.12 ग्राम। उसकी परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो ये 30.4% आ जाएगा। यानी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ गिवन फेरस सल्फेट इज 30.4%। जितनी भी आपकी अमाउंट आ जाएगी वो आप निकाल लेंगे। आई थिंक ये रिपीट हो रहा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये 2 दफ़ा आ गया, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर से निकाल सकते हैं। वो मैं देख रही हूँ कि वही परसेंटेज प्योरिटी ही दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपने जो KMnO4 वाला सोल्यूशन था उसमें जहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स निकाली हुई है तो यहाँ पे भी वैल्यू ऑफ एक्स जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपके पास जो वो हो कि आपको पता हो कि उसके कितना जो है उतने यूज़ हो रहे हो, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कितने वाटर मॉलिक्यूल है और जो है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको जो है ना कंप्लीट कर लेना और जो है याद कर लेना। इनमें से कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है।